जय हिंद फ्रेंड्स। दक्षता परीक्षा की तैयारी करने वाले, प्रधान शिक्षक की तैयारी करने वाले और सीटीईटी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईवीएस के प्रश्न और पेडागोजी के प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, ईवीएस और पेडागोजी से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमारा जो मॉडल 2 था, मॉडल 2 का 50 प्रश्न पहले से अपलोड है और मॉडल 2 का जो 50 प्रश्न रेस्ट बच गया था उसको अपलोड करेंगे और इसके बाद आपको 100 प्रश्नों का सेट पूरा कंप्लीट जाएगा। क्योंकि पीछे कई दिनों से थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी, जिसके वजह से आप लोगों को हमने पार्ट वाइज आधा आधा कर दिया था वीडियो को। आगे आपको पूरे 100 प्रश्नों का सेट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 50 प्रश्न का तो सेट पहले आपके पास पहुंच चुका है, अब बच गया 50 प्रश्न। तो वो अगला 50 जो हमारा होगा वो 51 से शुरुआत होगा। ठीक है, 51 से शुरुआत होगा। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। 51 नंबर प्रश्न है, जंगल और बगीचे से किस प्रकार अलग है, यानी जंगल बगीचे से किस प्रकार अलग है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, यदि आप सीटीईटी की तैयारी करने वाले हैं, यदि आप हेड टीचर की तैयारी करने वाले हैं, यदि आप दक्षता की तैयारी कर रहे हैं, तो दक्षता के लिए तो एकदम स्पेशल बैच शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक चल रहा है। हेड टीचर के लिए आपको 7:30 बजे से 9:30 बजे तक चल रहा है। ठीक है, और सी टेट के लिए जो है क्लास आपको 15 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। 15 अप्रैल से आपकी शुरुआत हो रही है, तो निश्चित सफलता के लिए एकदम जुड़े ही जुड़े। ठीक है, चलिए, क्योंकि लाइव क्लास जो होती है उसमें कई शिक्षक आपको क्लास देते हैं और हर एक एक बिंदु पर हर एक एक डाउट को क्लियर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से हम। जंगल बगीचा से किस प्रकार अलग है। साथियों, आप लोग को पता होगा जंगल और बगीचा, जंगल एक बृहत रूप है, बृहत रूप है नहीं, और बगीचा एक सूक्ष्म रूप है कि नहीं, सूक्ष्म रूप है। अब देखिए ये आकार में क्या होता है, बगीचा छोटा होता है, जंगल बड़ा होता है। बनावट में बगीचा जो होता है थोड़ा सा साज सज्जा टाइप से होता है, बढ़िया से रहता है, उसमें जो पौधे होते हैं वो एक सीरीज में लगाए जाते हैं। लेकिन बगीचा जंगल जो होता है उसमें सब जैसे तैसे रहता है, इधर उधर रहता है, डिसऑर्डर कहिए उसको नहीं। उसके बाद वनस्पति विविधता, जंगल में बहुत सारे तरह के पौधे होते हैं, लेकिन बगीचा जो होता है कुछ खास पौधों के लिए होता है। जैसे या तो आम का बगीचा होगा, या तो लीची का बगीचा होगा, या पपीता का होगा, कुछ भी होगा, तो वो स्पेशली होगा। तो इनमें सभी हो जाएगा, सभी के रूप में देख सकते हैं। आपको आकार में भी भिन्न है, बनावट की दृष्टिकोण से भी भिन्न है, और वनस्पति विविधता भी पाई जाती है। आइए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस गांव में, बिहार के किस गांव में, बिहार के किस गांव में बेटियों के जन्म जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा गांव है जहां पर अगर बेटियां जन्म लेती है तो वहां पर उत्सव मनाया जाता है और पर्यावरण संरक्षण का अवसर मानते हुए उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं, इसमें जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए धरहरा है, और ये धरहरा कहां पर है, तो धरहरा आपका जो है भागलपुर जिले में है। कहां पर है, भागलपुर जिले में एक नवगछिया जगह है, नवगछिया, नवगछिया, यही नवगछिया में जो है ये पाया जाता है आपको धरहरा गांव। ठीक है, धरहरा गांव पाया जाता है। यहाँ पर बेटियां यदि जन्म लेती है तो पर्यावरण को जो है क्या किया जाता है, पर्यावरण को के संरक्षण को मान करके उत्सव मनाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न को देखने का काम करेंगे, क्या कहता है देखिए। पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा ईंधन क्या है। पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर अच्छा ईंधन को देखें साथियों, तो अच्छा ईंधन का क्या मतलब होता है। अच्छा ईंधन का यह तात्पर्य होता है कि जो सुगम हो, जो कम खर्च में उपलब्ध हो, जो क्या हो, मतलब जले तो धुआं कम दे, उष्मा अधिक दे, पर्याप्त मात्रा में उष्मा दे। तो लकड़ी है, कोयला है, किरासन है, और इन सब में ज्यादा बेहतर कौन है, तो एलपीजी, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। इसका प्रमुख अवयव जो होता है वो ब्यूटेन होता है। ये एलपीजी जो होता है सिलेंडरों में भरा होता है, सिलेंडरों में भरा होता है, सिलेंडरों में क्या होता है, भरा होता है, और सिलेंडर में भरा होता है। चूंकि ये गंधहीन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, गंधहीन होता है, और इसमें गंध के लिए एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमने कहा आपको हेड टीचर के लिए भी आपको महत्वपूर्ण है। आपको सीटेट एग्जाम में भी आप 6 to 8 की तैयारी करेंगे, वहां 1 to 5 की तैयारी करेंगे, वहां भी ईवीएस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एकदम इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अधिक से अधिक थोड़ा सा शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इतने महत्वपूर्ण पॉइंट सब आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है, कभी न समाप्त होने वाला ऊर्जा क्या कहलाता है। देखिए
ऊर्जा जो कभी न समाप्त होने वाला हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक होता है, देखिए, समाप्त न होने वाला, एक होता है समाप्त होने वाला। समाप्त न होने वाला, न होने वाला में क्या क्या आ जाता है, जैसे सौर ऊर्जा आप लीजिए, जितना भी आप उपयोग कीजिए वो खत्म नहीं होगा। जैसे पवन ऊर्जा आप लीजिए, पवन ऊर्जा लीजिए, जितना भी उपयोग कीजिए खत्म नहीं होगा। जल ऊर्जा लीजिए, जल ऊर्जा ले लीजिए, जितना उपयोग करना है उपयोग करिए, खत्म नहीं होगा। एक होता है समाप्त होने वाला, एक क्या होता है, समाप्त होने वाला, समाप्त होने वाला। अब इसी को क्या कहते हैं, समाप्त न होने वाला को कहा जाता है नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत, इसको कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान देंगे। अब ये समाप्त हो जाता है लकड़ी, एक बार हम यूज करते हैं, जलाते हैं, राख बन जाता है, खत्म हो जाता है। कोयला एक बार यूज करते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन आप सौर ऊर्जा को देखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, हवा जो बह रही है पवन ऊर्जा होता है, जितना उपयोग करिए वो खत्म नहीं होने वाला होता है, ठीक है। जल ऊर्जा को देखिए, तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है, डीजल से चलने वाली, डीजल से चलने वाली यहाँ पर देख लीजिए चीजें कौन सी है। हवाई जहाज जो होता है वो किस चीज से चलता है, वो डीजल से नहीं चलता है, वो पेट्रोल से नहीं चलता है, ठीक है। स्कूटर जो है ये किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल से चलता है। ये साइकिल जो है ये तो बिना बिना पेट्रोल डीजल का चलता है। और बस जो है ये डीजल से चलने वाला क्या है, डीजल से चलने वाला ये वाहन होता है। तो डीजल से चलने वाला पूछ रहा है। गाड़ी चलाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की स्थिति में क्या करना चाहिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक लग गया हो, जाम लगा हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए। यदि आप गाड़ी को बंद कर लेते हैं तो एक नंबर में आपको ईंधन की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, साथ ही साथ क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण क्या होगा, प्रदूषण भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों को ख्याल को रखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए, गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए। यानी कि गाड़ी चालू रखे, हॉर्न बजाते रहे, जेब्रा क्रॉसिंग पार करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। गाड़ी को बंद रखे, जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होगा वैसे आप आराम से उसको आगे की ओर बढ़ा ले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं 57 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है लकड़ियां भविष्य में, लकड़ियां भविष्य में, ध्यान देंगे, लकड़ियां भविष्य में भी मिलती रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। देखिए दक्षता परीक्षा से जुड़े जितने भी साथी हैं, दक्षता परीक्षा वाले साथी एकदम देखिए, मात्र आपके पास समय कितना बचा हुआ है, आपके पास समय अब बचा है मात्र 28 दिन, 28 से 28-29 दिन बचा है। अब इसके लिए आपको जो नंबर देखिए नीचे चल रहा है, या नंबर नोट कर लीजिए 8969094103, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस सेट होता है, डेली प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करिए, डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो डेली प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एकदम 100% सफलता, 100% सफलता निश्चित है आपको कि आप हमारे डेली टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। डेली जो आपका 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, अगर सफलता नहीं मिला तो फिर जो कहिएगा सो मान लेंगे। 100% सफलता की बात तो छोड़ दीजिए, 70 से 80% मार्क्स आप लाएंगे। जो थोड़ा सा कॉन्सियस होंगे वो आपको 80 से 90% मार्क्स लाएंगे एकदम गारंटी के साथ। देखिए तो हमारा प्रश्न ये था कि लकड़ियां भविष्य में भी मिलती रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। सीधी बात है, एक ही बात है, वो बात क्या है, वृक्षारोपण। जितना ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना ज्यादा बढ़ेगा लकड़ी हमेशा के लिए हमको मिलता रहेगा। जंगलों की कटाई ये नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा आपको बेहतर होगा। अब देखिए आगे प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, यानी संक्रामक रोग कौन है ये पूछा जा रहा है। संक्रामक रोग का मतलब होता है जब रोग, वैसा रोग कहिए एक तरह से, वैसा रोग जो किसी न किसी सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होता है। सूक्ष्म जीव रोगाणु मतलब क्या, सूक्ष्म जीव रोगाणु का मतलब हुआ कि जो जीवाणु से होता हो, जो विषाणु से होता है, अर्थात वायरस, बैक्टीरिया कहिए, या कोई प्रोटोजोआ, फंजाई, इन सब के माध्यम से होता है, उसको कहते हैं संक्रामक रोग, ठीक है। तो देखिए जॉन्डिस, डायबिटीज, मलेरिया, इसमें मलेरिया जो है आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और ये जो है आपको चूंकि मच्छर के काटने से होता है, और ये जो होता है एक प्रकार का संक्रामक रोग के तहत आ जाता है, ठीक है। तो मलेरिया आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए, शेयर करिए उन सभी साथियों के साथ जो दक्षता परीक्षा को पास करना चाहते हैं, जो हेड टीचर परीक्षा को पास करना चाहते हैं, जो एक बार में सीटीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एकदम प्यार से
मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा है? देखिए, सारे रोग तो डेंगू मच्छर से ही फैलता है, फाइलेरिया मच्छर से ही फैलता है और मलेरिया मच्छर से ही फैलता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पानी के जमाव से किस रोग का फैलाव नहीं होता है? पानी अगर जम जाए आपके घर के आस पड़ोस में या अगल बगल में नाला उला में, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, तो प्रयास ये करना चाहिए कि पानी जमे नहीं, कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। जब पानी जमता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो चीजें होती है वो सड़ता है, गलता है, बदबू देता है और कई तरह के वहां पर मच्छर फिर पनपते हैं। लेकिन यहाँ कहता है पानी के जमाव तो है, लेकिन पानी के जमाव से कौन सा रोग नहीं फैल सकता है? चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये तो फरेगा, लेकिन डायबिटीज नहीं होगा। डायबिटीज एक अलग चीज है। डायबिटीज को अगर कहे तो हिंदी में मधुमेह कहते हैं, मधुमेह। तो ये मधुमेह जो होता है ये अलग हो गया आपको, ठीक है, ये नहीं होगा इसमें। मधुमेह जो है वो अलग होता है उससे। तो मच्छर से वही सब फैलता है। देखिए, मच्छर से बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मच्छरदानी लगाएंगे मच्छर बाहर रहेगा। ताजा भोजन करना चाहिए तो अति उत्तम बात है। उसके बाद उबला पानी पीना चाहिए, यानी इनमें सभी हो जाएगा। इनमें क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। आ जाइए आगे। अगला देखिए डायरिया। आगे आगे जो हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद जो है पेडागोजी के प्रश्न पढ़ने हैं। डायरिया फैलता है, ध्यान देंगे भैया, डायरिया कैसे फैलता है? डायरिया जो फैलता है वो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, दूषित जल के पीने से, दूषित भोजन के करने से आपको क्या होता है? क्या होता है? दूषित जल और दूषित भोजन करने से डायरिया फैलता है। ठीक है, अच्छा, जब डायरिया फैलता है इसमें वायरस की भी क्या होती है? कहीं न कहीं भूमिका होती है। इसलिए आपका आंसर ख और ग दोनों होगा। क्या होगा? ख और ग दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार में कुल कितने जिले हैं? अब ये भी पूछने वाली कोई बात है क्या? ये तो हम बताएंगे नहीं, नहीं ये तो हम बताएंगे नहीं। चलिए आप लोग कमेंट करके हमको बता दीजिए कितने जिले हैं। 63 का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, इनमें से साथियों, इनमें से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर है? उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। अगर बिहार की अगर स्थिति को हम लोग देखें तो बिहार की जो स्थितियां होती है वो कुछ इस प्रकार की अगर है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह की आकृतियां होती है बिहार की। तो ये आपका इधर ऊपर में होता है नेपाल, नेपाल होता है, नेपाल होता है। और इधर दक्षिण है ना, इधर उत्तर में नेपाल, पूरब में हो गया आपका क्या? बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल कहिए, बंगाल कहिए। और दक्षिण में क्या हो जाता है? दक्षिण में हो जाता है झारखंड, झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। और पश्चिम में हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो इधर हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग स्थिति को देखें तो इस तरफ यहाँ पे हो जाता है पश्चिम चंपारण। क्या हो जाता है? पश्चिम चंपारण। ठीक इस तरह से अगर हम बढ़ते इधर आ जाए तो पश्चिम चंपारण के बाद आ जाता है बेतिया। क्या आ जाता है? बेतिया। उसके बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान के बाद सारण। तो इस तरह से जो है आपको ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। तो सिवान आपका सही जवाब हो जाएगा। मधुबनी की बात करिए तो मधुबनी यहाँ पाया जाता है, नेपाल के क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरफ इधर मधुबनी पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिवान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहार की सीमा पर स्थित देश है। अब तो देश की बात जब हो तो उत्तर में क्या होता है? नेपाल है, बिहार से सटा हुआ है, तो नेपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। कहीं से कुछ सोचने की बात नहीं है। नक्शे में दक्षिण दिशा किधर होती है? तो अभी जस्ट नक्शा जब बनाए थे इस तरह की बात होती है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने हाथ में पूरब होता है और बाएं हाथ में पश्चिम होता है। यही होता है, यही होता है नहीं? तो यहाँ पर देखिए नीचे की बात हो रही है, नीचे में दक्षिण होता है, आपका आंसर हो जाएगा नक्शे में दक्षिण कहाँ होता है? तो नीचे की ओर होता है। आ जाइए साथियों, अगला देखिए। संकेत चिन्ह में जल के लिए किसका प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? जल, पानी क्या होता है? पानी को क्या कहते हैं हम लोग? नीला होता है। आकाश से देखने पर, ऊपर से देखने पर पानी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, नीला। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला? जी नहीं। विक्रमशिला? जी नहीं। कौन था? नालंदा। कौन था? नालंदा था ना प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय, जिसमें तनी मनी नहीं लगभग 10,000 शिक्षक ही पढ़ाते थे। नहीं, नालंदा देखिए सबसे प्राचीन था। अगला देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ पर है?
भागलपुर में है। कहां पर है? भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपका सही आंसर हो जाएगा क। देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, गोल घर कहां बना, गोल घर बनाया गया था। गोल घर तो पटना में है, ये आप लोग को पता होगा। गोल घर कहां पर है? पटना में है। ये क्यों बनाया गया था? गोला बारूद रखने के लिए? जी नहीं। गोला बारूद रखने के लिए, पर्यटकों के लिए? जी नहीं। अन्न के भंडारण के लिए। किस चीज के लिए? अन्न के भंडारण के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। हमारा बिहार ऐसा संपदा वाला राज्य रहा है जो देखिए अन्न का भंडार यहाँ बनाया गया था, और इसी अन्न के भंडार से अंग्रेज यहाँ से उठा करके अन्न अपने देशों तक ले जाते थे और विभिन्न जगहों पर भेजते थे, और उसी अन्न से भरण पोषण लोगों का हुआ करता था। उनका भरण पोषण करने वाले हम बिहारी हैं। तो ये जो है ये अन्न का भंडार आपको उनके भरण पोषण के लिए ही बनाया गया था। आ जाइए अगला देख लेते हैं। 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पियाजे के नैतिक विकास की बात होती है। पियाजे ने नैतिक विकास में बालक की किन योग्यताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी है। देखिए नैतिक विकास की जब बात होती है तो नैतिकता का बात जब होता है तो वहां पर देखिए पियाजे साहब के द्वारा सामाजिक न्याय पर बात किया गया, उन्होंने पुरस्कार और दंड पर बात किया, प्रवृत्ति और संवेग पर बात किया, उन्होंने स्वास्थ्य और आदतों पर बात किया। साथ ही साथ जो है ये सबसे महत्वपूर्ण नैतिक विकास में उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को माना था। किसका? संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना था। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न कहता है 72 नंबर देखेंगे। 72 नंबर कहता है बालक जितना ही अधिक स्वस्थ व धार्मिक वातावरण में पला होगा उतना ही कम अनैतिक और दुराचारी होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? आप गौर करते होंगे, आप यदि पूजा पाठ करते होंगे, आपके बच्चे पूजा पाठ करते होंगे, तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ता है। आप जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपका मन शांत होता है, आप एकाग्रचित होते हैं, आप पूरी तरीके से शून्य की अवस्था में चले जाते हैं। बाहरी चीजें जो होती है वो आपसे थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मन जब शांत होगा, जब कंसंट्रेशन बनेगा, एकाग्रता बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो अनैतिक कार्य नहीं करेगा, दुराचारी कार्य नहीं करेगा। उनके अंदर जो है जो निगेटिविटी होती है, जो निगेटिव चीज जो है वो कम आएगा, नहीं बराबर आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग जो है ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अधिक इसलिए होता है कि धार्मिक वातावरण का बालक नैतिक विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, धनात्मक प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिविटी आता है, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो धार्मिक वातावरण में अगर पलेगा बढ़ेगा बच्चा तो वहां पर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा उसका। ठीक है, आ जाइए अगला देखिए। अगला प्रश्न हमारा है जन्म के समय शिशु न सामाजिक होता है। देखिए जन्म के समय न शिशु सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। यह कथन कैसा है? देखिए एक बात समझिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको पता होता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या ईसाई है? उसको पता है क्या? या क्रिश्चियन है या ईसाई है मान लीजिए, या पारसी है, कुछ भी उसको पता है क्या? पारसी है, उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है। तो वो क्या उसको कह सकते हैं? वो न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल है। अब वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसको जिस प्रकार का चार्ज दिया जाएगा उसकी प्रवृत्ति उस तरह की होती जाएगी। हिंदू वाला अगर चीजें उसके अंदर डाली जाएगी तो वो हिंदुत्ववादी बनेगा, मुस्लिम वाला डाला जाएगा तो वो वैसा बनेगा, ईसाई वाला डाला जाएगा, पारसी वाला डाला जाएगा तो वो उस तरह की उसकी प्रवृत्ति होगी। तो कहा जाता है कि जब शिशु जन्म है उस समय वो क्या होता है? सामाजिक नहीं होता है, लेकिन असामाजिक भी नहीं होता है, बल्कि वो पूरी तरीके से उदासीन होता है। ये पूर्णतया क्या होगा? सत्य है, कहीं से कोई दो राय वाली बातें नहीं है, पूर्णतः सत्य है एकदम। आगे देखेंगे बालक के प्रारंभिक अनुभवों की बात हो रही है। प्रारंभिक अनुभवों को प्रथमतया किसका प्रभाव पड़ता है अनुभव पर? देखिए बालक के जो बच्चे जो है उसके प्रारंभिक अनुभव की अगर बात करें तो प्रारंभिक अनुभव में प्रथमतया किसका प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत कहां से होता है? परिवार से। परिवार से ही शुरुआत होता है, सबसे पहले परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। परिवार जो है प्रथम पाठशाला भी होती है, प्रथम पाठशाला भी होता है, और इसमें माँ जो होती है, माँ को कहा जाता है,
माँ को क्या कहा जाता है? प्रथम शिक्षक कहा जाता है। प्रथम शिक्षक के रूप में माँ को हम लोग देखते हैं, या शिक्षिका कहिए या शिक्षक कहिए। प्रथम शिक्षक कौन होता है? माँ होता है, ठीक है, माँ होती है। तो परिवार के बाद वो अपने साथियों से मिलता है, अपने आस पड़ोस के मित्रों से मिलता है, उसके बाद वो विद्यालय तक जाता है, और जब विद्यालय जाता है तब अंत में अध्यापक की भूमिकाएं होती है। तो ये आपका क्रम है। बालक के प्रारंभिक अनुभव में सबसे पहले किसकी भूमिका होती है? तो ये आपको किसका हो जाता है? तो हो जाता है आपको परिवार का। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लाइक करिए और शेयर करिए सर, शेयर कर दीजिए, सभी शिक्षक तक पहुंचाइए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। बालक के सामाजिक विकास को निम्नलिखित में से किस कसौटी के आधार पर मापा जा सकता है? देखिए, बालक के सामाजिक विकास को निम्नलिखित में से किस कसौटी पर जो है मापा जा सकता है? देखिए, सामाजिक विकास कब होता है? आपको पता होगा, जब बच्चे समाज के बीच रहता है, अपने परिवार से निकल करके सामाजिक लोगों के, समाज मतलब क्या? अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल के लोगों के साथ उठना बैठना, उसके बीच अंतः क्रिया करना, बातचीत करना, ठीक है, ये जो क्रियाएं होती है ये सबसे ज्यादा जो है जरूरी होता है। हमने एक महत्वपूर्ण उदाहरण सोच रखा है, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई बाहर के लोग यदि आ जाते हैं, ठीक है, बाहरी लोग अगर आ जाते हैं और आपके यहाँ मुखिया का चुनाव लड़ लेते हैं, तो क्या होता है? उनको क्या वोट मिल पाता है सही से? वो बहुत पैसा भी उड़ा देते हैं, फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनके बारे में, उनके कैसा उनका सोच है, किसके प्रति कैसा व्यवहार है, ये लोगों को पता नहीं होगा। और जो अपने गांव के लोग हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, अपने समाज के, अपने पंचायत के लोग हैं, जो जीवन भर अपने यहाँ रहा है, तो उसके बारे में सबको पता रहता है कि इसका व्यवहार कैसा है, इसका बोली कैसा है, ये कैसा है, ये किससे बात कैसे करता है। वही अंतः क्रिया की बातें होती है। सामाजिक विकास तभी हो सकता है जब वह सामाजिक अंतः क्रिया को बढ़िया से करेगा। तो सामाजिक अंतः क्रिया करता है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर इन चीजों को भी समझ गए हम लोग। अब देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? अधिगम मतलब क्या हो जाता है? सीखना हो जाता है, सीखना, लर्निंग कहिए एक तरह से। तो अधिगम की बात जब होती है तो विद्यार्थी समस्याओं को विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार क्या होगा? क्या हम कहेंगे बच्चों को कि कठिन परिश्रम सिर्फ करो उससे काम चल जाएगा? कहेंगे कि ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन करिए जा करके? कहेंगे निजी शिक्षण का सुझाव देंगे या निदानात्मक शिक्षण करेंगे? तो ये लगता है सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। जब इवैल्यूएशन की बात हम लोग करते हैं, इवैल्यूएशन को हम लोग 3 तरह से देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? तो इसमें जो निदानात्मक होता है, निदानात्मक जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। निदानात्मक मतलब हुआ कि बच्चे की समस्याओं को ढूंढिए कि बच्चों के अंदर समस्या क्या है, और उन समस्याओं का निदान करिए, उस समस्याओं को समाप्त करिए। ये निदानात्मक शिक्षण होता है, और यही आपका सबसे उपयुक्त इसमें आंसर होगा। आ जाइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है? एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। देखिए, शिक्षक जो है विद्यार्थी को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? कह सकते हैं पुरस्कार दे करके भी कर सकता है। बिल्कुल, पुरस्कार देने से भी बच्चों में क्या होता है? मोटिवेशन जगता है। अरे इस बार हमको इतना आया तो ये मिला हमें, तो हम आगे और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा चीजों को हासिल करेंगे। सही मार्गदर्शन करा करके, उदाहरण दे करके, कक्षा में भाषण दे करके। आप कहिएगा उदाहरण दे करके भी हो सकता है, भाषण दे करके भी हो सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त यदि देखा जाए तो सही मार्गदर्शन यदि हम बच्चों को दिलाएंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, तो उससे उसमें हर एक चीजों का विकास ऑलरेडी हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। 78 नंबर हमारा क्या कहता है? देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, यदि बच्चा सम्मान नहीं करता है तो सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि हम बच्चों से बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ बच्चों के बातचीत करने से काम चल जाएगा? जी नहीं। बच्चा सम्मान नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझना ज्यादा जरूरी है। और ये कहां से समझेंगे? ये जब तक उनके अभिभावक के पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा। हो सकता है मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ ना हो सकता है कि कहीं उसके अंदर कोई और बातें हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा? अभिभावक से बात करना होगा। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी अगर आपको सम्मान नहीं करता है तो उसकी अपेक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कम अंक देंगे, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा काम शिक्षकों का नहीं होता है, ठीक है। शिक्षक जो है दुर्भावना से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। शिक्षक के लिए हमेशा सभी बच्चे अपने पुत्र समान होते हैं, और उनका ये काम है कि पहले अभिभावक से बात करें, पहले बच्चों के व्यवहारिक और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्या वो सब कुछ से वो स्वस्थ है, ठीक है, तो जा करके फिर उस पर जो है, तब उसके ऊपर जो है क्या करना है, कैसे करना है, उस पर काम करना चाहिए। तो पहला काम होना चाहिए कि अभिभावक से बातचीत करना चाहिए।
आ जाइए अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है। मानवीय मूल्यों की बात हो रही है 79 में। देखिए मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक सार्वत्रिक है सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है, ये पूछा जा रहा है। देखिए बड़े ही अच्छे प्रश्न है। मानवीय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक तरह से कहते हैं नैतिकता है, व्यवहारिकता है, ईमानदारी है, ये सब मानवीय मूल्य है। और मानवीय मूल्य में जो प्रकृति में पाया जाता है, ये देखिए मतारोपण की बात हो रही है, अंगीकरण की बात हो रही है, अनुकरण की बात हो रही है, अभिव्यक्ति की बात हो रही है। तो देखिए अभिव्यक्ति की आजादी हमेशा हर एक जगह मिली हुई है, अभिव्यक्ति की आजादी हर एक जगह मिली हुई है। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी की जो बात है, ये आपको बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। विकास का अर्थ है आपका अभिव्यक्ति की आजादी, जो कि सार्वत्रिक है हर एक जगह। आप देख रहे हैं ना, एक आदमी बिहार से उठ करके और कहा दिल्ली तक और यूपी तक, कहिए मुंबई तक, हर एक जगह जाकर अपने पत्रकारिता में लोगों को लोहा मनवा दिया। जो मनीष कश्यप जी को आप लोगों ने देखा ही होगा, तो लोहा मनवा दिया। लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ चीजें जो है वो लोगों को विवाद में फंसा देता है, और उसी के वजह से आज जो है कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ समस्याएं हुई है। ठीक है, बाकी जो है वो कोर्ट का काम है, बाकी जो है न्यायालय का काम है, वो सब होती रहेंगी और होता रहेगा। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी थी तभी तो वो मुंबई जाकर के भी, वो तमिलनाडु जाकर के भी हर एक जगह पर जाकर के अपनी बातों को रख सके। नहीं, ये है अभिव्यक्ति की आजादी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। बालक मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही होगा, सभी होगा। ऑल ऑफ दीज आंसर होंगे। बच्चों के मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों की रुचियां क्या है, बच्चों की प्रवृत्तियां क्या है, बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बच्चों के समझने की प्रवृत्ति तो होना ही चाहिए, और विद्यार्थियों के मत का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थी का मत कैसा है, उसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। आ जाइए 81 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक शिक्षक, देखिए आपको प्रश्न है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? सर बच्चे अगर हमको बधाई पत्र दे, यदि बच्चे आपको बधाई पत्र दे तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक अगर आपको बधाई पत्र देता है तो आपका भी कुछ न कुछ तो कर्तव्य बनता है, और आपका क्या कर्तव्य बनता है? उनको धन्यवाद देंगे। हाँ, धन्यवाद दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने से बोले, ये तो फिर कह ही नहीं सकते हैं, ये कह नहीं सकते हैं आप। हाँ, हो सकता है कि पैसे चोरी करके लाखों रुपया का सामान आपको ला करके दे, और उसको अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये तो गलत बातें हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात हो रही है शिक्षक दिवस पर कुछ बधाई, थोड़ा सा छोटा मोटा बधाई दे, मान लीजिए कुछ मैसेज कर दे, या कुछ आपको ला करके गिफ्ट दे दे, ठीक है, कलम, कॉपी, पेंसिल, ये सब कुछ मान लीजिए, ठीक है, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। हाँ, ये सबसे बड़ी, सबसे उपयुक्त होगा। उन्हें धन्यवाद देने से ज्यादा शुभकामना दीजिएगा, तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। इन दोनों की अपेक्षा ये ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए इसको आप लोग आंसर लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आ जाइए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। देखिए, अगर विद्यार्थी असफल होता है तो पूरा सिस्टम असफल है। ये नहीं समझिए कि उस सिस्टम में सबसे अहम भूमिका है कि शिक्षक की असफलता, शिक्षक की असफलता। याद रखिएगा, अगर कोई विद्यार्थी असफल होता है तो विद्यार्थी अकेला असफल नहीं है। कौन असफल है? उसके साथ साथ आप असफल हैं, उसके साथ साथ आपका सिस्टम असफल है। तो इस बात का ख्याल रखना है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसके साथ पूरा सिस्टम असफल होता है, और उसमें अहम भूमिका किसकी होती है? तो शिक्षकों की होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक, आपने देखा होगा, एक शिक्षक के वजह से बच्चा, उस शिक्षक के मोटिवेशन से बच्चा आईएएस आईपीएस तक पहुंच जाता है, और बाद में श्रेय भी देता है कि फलाने गुरुजी के द्वारा जो हमको मोटिवेशन मिला, उसी के द्वारा हम जो है धीरे धीरे मेहनत करते गए, और इनके बार बार के मोटिवेशन ने हमको आज यहाँ तक पहुंचा दिया, ये कहा जाता है। तो शिक्षक असफल है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यदि देखें तो उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। इसमें आप कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व की अनुभूति, लेकिन आप जिस विद्यार्थी की बात कर रहे हैं वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, आप अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो उनमें उत्तरदायित्व का उतना जो है मतलब
ये नहीं होता है, उत्तरदायित्व की आवश्यकता उनमें नहीं होती है। ईमानदारी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। जो बच्चे आज्ञाकारी होंगे वो निश्चित ही ईमानदार भी होंगे और वो निश्चित ही हर एक चीज में सहभागी होंगे। सहभागिता का मतलब होता है कि हर एक गतिविधि में शामिल होना। तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आज्ञाकारिता जाता है, आज्ञाकारिता लगाएंगे। जो आज्ञाकारी होगा वो आप कहेंगे जाइए बाबू खेल लीजिए, आप कहेंगे जाओ बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, आप कहेंगे या घर के माता पिता कहेंगे और उनकी बातों को वो अनुसरण अगर करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हर एक चीज में भाग लेंगे और उनके अंदर ईमानदारी भी कूट कूट करके भरी रहेगी। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना है। आ जाइए अगला देख लेते हैं, श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या होता है। देखिए यदि आप श्याम पट पर लिख रहे हैं, यानी क्या अगर बोर्ड पर लिख रहे हैं तो लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण किन चीजों को देंगे? क्या लिखावट को महत्वपूर्ण मानेंगे? क्या कि सिर्फ अच्छी लिखावट होनी चाहिए, या लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, या बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, या छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए? सबसे उपयुक्त तो यही होगा कि जो स्पष्टता है, ये लेखन में क्या स्पष्टता होनी चाहिए। बड़ा अक्षर हो छोटा अक्षर हो, ठीक है, बड़ा अक्षर हो छोटा अक्षर हो। कैमरा चल रहा है, नीचे से निकलो, ठीक है। देखिए लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ये क्या है आपका सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, उपरोक्त में से सभी। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि बच्चे जो होने चाहिए अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें हर एक गुण आ ही जाता है। तो शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास में आपका व्यवसायिक कुशलता भी आ जाता है, आपका जागरूकता भी आ जाता है, और उसमें क्या आ जाता है विद्यार्थी को उनके जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। जीवन जीने का गुण आना चाहिए बच्चों के अंदर कि वो कैसे अपना जीवन जिएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान से मतलब नहीं होता है, सिर्फ किताबी ज्ञान आप ठूस ठूस करके भर दीजिए लेकिन वो अपने व्यवहारिक जीवन में असफल है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 86 नंबर क्या कहता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी तर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन से तर्क सही हैं? तो देखिए आपने एनसीएफ को पढ़ा होगा, एनसीएफ में 2005 में आया था। एनसीएफ 2005 जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 में आया था। इसमें त्रिभाष सूत्र का पालन करने की बात की गई थी। और ये त्रिभाष सूत्र मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो 3 भाषा लगभग पढ़ ही लेते हैं। अब वो कैसे पढ़ लेते हैं? जिसमें 2 को अनिवार्य किया गया है। आप देख रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं, आप हिंदी के साथ साथ संस्कृत पढ़ रहे हैं आप, और संस्कृत के साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो तीन हो गया, नहीं 3 जो है भाषा को आप पढ़ रहे हैं, तो 3 भाषा पढ़ना अनिवार्य है। जिसमें अभी अगर बिहार की बात करें तो 2 अनिवार्य है, अंग्रेजी को अनिवार्यता नहीं दी गई है, तो 2 अनिवार्य है। तो त्रिभाष सूत्र इसमें आपका त्रिभाष जो है ये सही आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्या कहता है। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में ध्यान देंगे, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है ये बोला गया है। दिए गए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, सुंदर लेखन का अभ्यास करना, मानक बर्तनी का प्रयोग करना, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति करना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि बच्चा जो सुना, जो पढ़ा, अगर अपने मन से उसको वो अभिव्यक्त कर पाता है कि नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वो अपने मन से अभिव्यक्त कर पाता है तो उसके जैसा कोई नहीं, वो सबसे बेहतर शिक्षण है। और वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छे तरह से चीजों को समझ भी रहा है, ये आपका सबसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आ जाइए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है, भाषा की पुस्तक कोई भी तभी सफल मानी जाती है जब बच्चों को केवल प्रसिद्धि साहित्य से परिचित कराए। नहीं, केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित करा करके तो ये सही नहीं है। वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, ये तो सबसे उपयुक्त है। देख लीजिए एक धरोहर की बात हो रही है, जो पौराणिक साहित्य है, पौराणिक कथाएं, पौराणिक चीजें हैं,
उसको भी उसके अंदर उसका भी विकास हो और वर्तमान में भी साहित्य के प्रति जागरूकता हो, उत्सुकता हो, ये आपको बेस्ट ऑप्शन है, यानी इसको आप सही मानेंगे। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। 89 नंबर हमारा क्या कहता है, देखिए संवेगात्मक बुद्धि और उसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है, यानी किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। इसको भी जरा समझिएगा ध्यान से। जो अस्तित्व परक बुद्धि होता है, मतलब जिस वैसा आप कह सकते हैं नॉलेज, ज्ञान या बुद्धि कह सकते हैं जिससे अस्तित्व बनी रहे, अस्तित्व कायम रहे, वैसा अस्तित्व परक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक वो हर एक इंसान के अंदर होता है जो अपने आप को डेवलप करने में लगाता है, ठीक है। और अंतरावैयक्तिक मतलब दो व्यक्तियों के बीच यदि हम लोग कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना के बाद जो दोनों के बुद्धि में डिफरेंस दिखाई देता है वो हो जाता है प्राकृतिक बुद्धि। ये नेचुरल है आपको। और चाक्षुष स्थानिक बुद्धि मतलब ये जो है वैसा बुद्धि है जो किसी स्थान विशेष के लिए होता है। मान लीजिए कि अगर आप तमिलनाडु में है, मान लीजिए कि आप मुंबई में है, और मुंबई को चलाने के लिए जिस प्रकार के ताम झाम की व्यवस्थाएं हैं या किस तरह से चलेगा, ये बुद्धि आपके अंदर है और आप लंबे समय तक वहां पर शासन कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत को जो है ये चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, ये आपको जो है क्या है सबसे ज्यादा इसमें फिट बैठता है। आ जाइए 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न हमारा ये कहता है भाषा की कक्षा को समावेशी कक्षा, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि। साथियों आपको पता होगा कि पूर्व में चलता था समावेशी, मतलब अलग अलग कक्षाएं चलती थी। जो दिव्यांग बच्चे थे उनके लिए अलग विद्यालय हुआ करता था और जो सामान्य बच्चे थे उनके लिए अलग विद्यालय हुआ करता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है और आज की जो परिस्थिति है उसमें यह कहा जाता है, सॉरी कहा नहीं जाता है, ये चल रहा है कि समावेशी कक्षा। और समावेशी का तात्पर्य होता है कि सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, चाहे वो मूक बधिर हो, चाहे वो दृष्टि बाधित हो, चाहे वो पैर से विकलांग हो, किसी प्रकार की दिव्यांगता हो, एक किस प्रकार का दिव्यांगता होता है जिसमें जो ये आपका जो है दिया हुआ। तो ये सबसे इन दोनों यानी सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ जब पढ़ाई करते हैं तो उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। अब यहाँ है पाठ्य पुस्तकों के पाठ कम कर दिए जाएं, पाठ्यक्रम को ऐसा करेंगे क्या, दोनों को साथ करेंगे, पाठ्य पुस्तक को ही पन्ना फाड़ के आधा हटा देंगे, आधा ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। पाठ्यक्रम को कम कर देंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं। भाषाई कुशलताओं का आकलन किया जाए, न किया जाए, और विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। अब देखिए ये दो तो होगा ही नहीं, अब इन दोनों में आपको तय करना है कि कौन सही होगा, आपके अनुसार क्या सही है और मेरे अनुसार क्या सही है, ये जान लीजिए पहले। देखिए अभी अगर इसको देखिए विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए तो ये सही है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना सही बात है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान देना है कि भाषाई कुशलता का आकलन न करेंगे। अब यहां पर कहिएगा ऐसा कैसे होगा जो आकलन नहीं करेंगे, यह समझिए थोड़ा सा। आपके पास एक सामान्य बच्चे हैं और एक तरफ क्या है दिव्यांग बच्चे हैं। आप जब दोनों को तुलना करेंगे सर, तो इसका अगर सिलेक्शन 70% पर होगा तो इसका सिलेक्शन 45% पर हो जाता है। आप देखेंगे जो सामान्य बच्चे हैं उसका औसतन, ठीक है, ये सिलेक्शन की बात, नौकरी की हम बात करते हैं, तो सामान्य बच्चों को अगर हम पूछताछ करेंगे, उनका आकलन करेंगे, तो उनको हर एक चीज में वो क्या होते हैं, लगभग मतलब सक्षम होते हैं, और इनमें जो है सक्षमता उतना नहीं होता है। तो जब हम आकलन करेंगे तो दोनों की स्थिति परिस्थिति को देख करके आकलन करेंगे, ये नहीं कि जो है आकलन करेंगे तो देख करके करेंगे। तो यहां पर हमें लगता है कि भाषाई कुशलता जो होगा, तो ये अगर कम भी बोलेगा दिव्यांग बच्चा, ये अगर थोड़ा बहुत टूटी फूटी भी बोलेगा तो ये बेहतर बोलना चाहिए, ये टूटा फूटा ना बोले, लेकिन ये अगर टूटा फूटा भी चलेगा, तो हमको कह सकते हैं भाषाई कुशलताओं का आकलन नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, आगे रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग के अच्छे प्रश्न है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको। रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को पीडीएफ यदि चाहिए, इसको जो है आपको रीजनिंग के प्रश्न तो अच्छे हैं ही, बता दें क्या, एक काम करते हैं, रहने देते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग हम प्रश्न सेट किए थे वो थोड़ा सा जो है
उसका लेवल ठीक ठाक था, मतलब अच्छे लेवल के, और इस लेवल के आपको दक्षता परीक्षा में इससे थोड़ा सा लोअर लेवल का पूछता है। लेकिन आप तैयार रहें अच्छे से अच्छे लेवल के लिए, क्योंकि 2023 है, ये 2009 नहीं है जो प्रश्न आपको सिर्फ हल्का पूछेगा। ठीक है, देख लीजिए, बता ही देते हैं। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिजल्ट को ऐसा लिखा जाता है तो सांकेतिक कोड में इसको क्या लिखा जाएगा? ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। रिजल्ट देखिए आर ई है, ये आर ई को लास्ट में ले आया है और एस यू एल टी को क्या किया है, पहले लिख दिया है। आप भी क्या कीजिए, यहाँ पर यहाँ जो है इसको आप लिख लीजिए एच टी बी आर पहले लिख लीजिए। ठीक है, इसको क्या लिख लीजिए, एच टी बी आर पहले लिख लीजिए। और ये जो आई जी है, आई जी को कहाँ रख दीजिएगा, ये आई जी को आप यहाँ, ये ऐसे है ना, लास्ट वाला पहले आ गया तो बिल्कुल सही है, एच टी बी आर को आप लिख लीजिए पहले, और उसके बाद क्या करिएगा, ये आई जी को बाद में ले आइएगा। अब कहिएगा ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर ये तर्क कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं कि जो बी आर आई जी एच टी है, इसके बाद एच टी को आप लगा करके आप बी आर आई जी एच टी को डाल सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बैठता ही नहीं है फिर, तो आपको बी आर आई जी एच टी के साथ जाना होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को बी सी डी एन जी लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए, यहाँ टी के बाद यू छोड़ के भी लिखा है, ए के बाद बी छोड़ के सी लिखा है, उसके बाद बी को सी छोड़ के डी लिखा है, एल को एम छोड़ के एन लिखा है, ई को एफ छोड़ के जी लिखा है, एक एक छोड़ करके। तो आप भी आइए, किसको छोड़ के ई लिखेंगे, सी को डी छोड़ के ई लिखेंगे, एच को आई छोड़ के जे लिखेंगे, ई को एफ छोड़ के जी लिखेंगे? ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, चेयर को सी एच ए आई आर है चेयर। अब देखिए, सी को डी छोड़ के ई लिखेंगे, एच को आई छोड़ के जे लिखेंगे, ए को बी छोड़ के सी लिखेंगे, आई को जे छोड़ के लिखेंगे, और आर को एस छोड़ के टी लिखेंगे, यानी ई जे के टी, ई जे सी के टी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि जल जल वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों शेयर जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक जगहों तक। इतने बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लाए, काफी मेहनत लग जाता है। देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो आसमान को कुआं कहा जाए, तो कुआं को कुआं, तो कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे? तो फल कहां, पेड़ पर फलता है, फल कहां, पेड़ पर फलता है, यानी वृक्ष पर फलता है। और वृक्ष को क्या कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा, आसमान। ठीक है, आ जाइए अगला देख लेते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, साबुन को क्या कहा जाए, साबुन में स्याही है, और स्याही को मधु कहा जाए, तो मधु को नारंगी कहा जाए। और कपड़ा धोने के लिए किस चीज का, तो कपड़ा धोने की बात है, कपड़ा हम लोग साबुन से धोते हैं, लेकिन साबुन को कहते कहां, क्या है यहाँ पर, साबुन को स्याही कहा जाता है। तो आपका आंसर स्याही हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्याही हो जाएगा। आ जाइए अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये सांकेतिक वाला है, ये जो है थोड़ा सा देख लीजिए, 1 सेकंड में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यहां कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी। देखिए 1 2 3 का मतलब क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, इस तरह से है। उसके बाद है 3 5 6 का अर्थ क्या है, 3 5 6 का वेरी वेरी हॉट डे। उसके बाद है देखिए 5 8 9 का अर्थ है क्या है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। देखिए ध्यान से देखिए, सेकेंडों में बन जाएंगे प्रश्न एकदम से। देखिए यहां पे अब जरा देखिए 1 2 3, इसमें 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इन दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में मिलता है हॉट, इसमें भी हॉट, इसमें भी हॉट, हो गया खत्म। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, कलर फिर चेंज कर लेते हैं, आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगा। देखिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें दोनों में क्या मिलता है, डे मिलता है, डे मिलता है। अब बताइए इसमें 3 और 5 खत्म हो गया, इसमें वेरी हॉट हॉट और डे खत्म हो गया, तो 6 के लिए वेरी या वेरी के लिए 6। आपको प्रश्न पूछता है वेरी के लिए कौन सा होगा, तो वेरी के लिए 6 आंसर होगा, वेरी के लिए क्या होगा, 6 आंसर होगा।
निश्चित ही समझ गए होंगे आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आ जाइए, ठीक इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा 96 को, ठीक है 96 बना लीजिएगा, 97 बना लीजिएगा, ठीक इसी तरह है 98 बना लीजिएगा, सेम सेम है 99 और 100 बता देते हैं। अब ये दो इसलिए बता देते हैं कि ये दोनों पूरी तरीके से आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और ये थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन सेट हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है, हर एक चीज को समझना जरूरी होता है। देख लीजिए, जिस प्रकार पढ़ाना संबंध है विद्या से, उसी प्रकार उपचार संबंध होगा किससे। देखिए पढ़ाने की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पढ़ाना विद्या, पढ़ाने से विद्या आता है तो क्या होगा, दवा से उपचार होता है। क्या हो जाएगा, डॉक्टर नहीं होगा, अगर शिक्षक होता तो डॉक्टर होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दवा से क्या होता है, उपचार होता है। आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 100 नंबर क्या कहता है, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध है टीम से उसी प्रकार जो है जहाज का संबंध किससे है। तो जहाज का संबंध किससे हो जाएगा, जहाजी बेड़ा से। साथियों आपको पता होना चाहिए कि जब 11 खिलाड़ी मिल जाते हैं तब टीम बन जाता है, तब क्या बन जाता है, तब वो एक टीम हो जाता है, टीम। और जब जहाजों की संख्या जब एक जगह ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है जहाजी बेड़ा कहा जाता है। जहाज जब एक जगह लगाया जाता है जहाजी बेड़ा। साथियों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बार बार हमने कहा आपको CTET हो, हेड टीचर हो, हेड मास्टर हो, या आपको क्या, या आपको दक्षता की परीक्षा हो, इसके लिए एक ही नंबर है 8969094103। इस पर व्हाट्सएप करिए और सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करिए, लाइव क्लास कीजिए, PDF मटेरियल प्राप्त कीजिए, हर एक चीज आपके लिए उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।